से एक बड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। नमस्कार दोस्तों, देखिए आजकल अपने भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग बड़े जोरों शोरों से उठ रही है। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे प्यारे देश भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, या अभी जैसे पंथ निरपेक्ष है वैसे ही क्या फ्यूचर में भी पंथ निरपेक्ष रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो इसका संवैधानिक तौर पर क्या प्रोसेस होगा और किस तरह से भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया पंथ निरपेक्ष। मुझे लगता है बहुत सारे भाई लोगों को पता होगा कि जो पंथ निरपेक्ष है ये बड़ा जाना पहचाना वाला शब्द है। कि जब भी हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी के पहला दूसरा नंबर पेज को खोलते थे तो वहाँ पर एक पेज होता था, उसमें ऊपर में हेडिंग होती थी भारत के संविधान के उद्देशिका। मतलब कि अपने भारत के पूरे संविधान को एक पेज में समझाया गया था, जहाँ पर लिखा था हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, प्रभु, संपन्न, पंथ निरपेक्ष। देखिए आया ना ये पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ऐसे वाला लाइन था ना। तो यहाँ पे देखिए ये पंथ निरपेक्ष। तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब है भारत की जो सरकार है ना वो सभी धर्मों को एक समान मानेगी। मतलब कि सभी धर्मों को एक समान देखेगी, कोई एक धर्म को ज्यादा वैल्यू नहीं देगी। मोटा मोटी तौर पर देखे तो यही पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब है। तो ये सुनने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि संशोधन होगा तो ये पंथ निरपेक्ष वाले में ही संशोधन होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है। अगर आप आर्टिकल 368 को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, या अभी जैसे पंथ निरपेक्ष है वैसे ही क्या फ्यूचर में भी पंथ निरपेक्ष रहेगा। तो अब ध्यान से समझिए, हमारे संसद में आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन संविधान में संशोधन करने का 3 प्रक्रिया है और ये तीनों प्रक्रिया अलग अलग संशोधन के लिए बनाया गया है। तो अब देखिए अपने भारत के संविधान में संशोधन करने का पहला वाला जो प्रावधान है, प्रावधान मतलब संशोधन करने का पहला वाला तरीका, वो है संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधन करके किसी प्रस्ताव को पास कराया जा सकता है। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में 50% बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है और उसके बाद जो सरकार प्रस्ताव लाएगी उसको पास कराया जा सकता है इसी 50% बहुमत के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितना आसान लग रहा होगा कि अरे भाई इस तरह तो कोई सा भी सरकार अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर संशोधन करने का लिमिट है। जैसे देखिए पहले वाले प्रावधान से बस आप भारत में किसी नए राज्य को बना सकते हैं, या आप उस राज्य का एरिया है ना, क्षेत्रफल, उसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इस संशोधन से, पहला नंबर वाले से। बस इसी तरीके की शक्ति पहले वाले संशोधन से संसद को है। और अब आ जाते हैं दूसरे वाले संशोधन करने के तरीके पर। तो दूसरे वाले संशोधन करने के तरीका में मतलब कि प्रावधान में संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा, मतलब कि 2/3 बहुमत द्वारा भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और ये दूसरा वाला जो संशोधन करने का प्रावधान है इसमें भी संशोधन करने का लिमिट लगा हुआ है। जैसे समझने के लिए देखिए, मौलिक अधिकार में अगर कोई चेंज करना होगा ना तो 2/3 बहुमत वाला संशोधन करना हो। बस इस दूसरे वाले प्रस्ताव में बस इसी तरह के चेंजेस होंगे। और जो तीसरा वाला प्रावधान है उसमें ना संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा प्लस आधे से अधिक राज्य के विधानसभा की सहमति चाहिए। मतलब अब देखिए विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत लोकसभा में और राज्यसभा में, और प्लस आधे से अधिक भारत के जो राज्य है उसके विधानसभा से भी वो प्रस्ताव पास होने चाहिए, तब जाकर संविधान में किसी बड़े लेवल पे संशोधन हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर बड़े लेवल संशोधन कहने का मतलब है कि अपने भारत में एक ऐसा संशोधन जो अपने पूरे भारत को इफेक्ट करे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्ति कम कर देना, या इसके अलावा ये आर्टिकल 368 में ही उसमें ही संशोधन कर देना कि उसको हटा दो सरकार के द्वारा। मतलब इस तरह का संशोधन होगा, इसको हटा दो। तो इसी तरह के संशोधन के लिए तीसरे वाले प्रावधान से 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य की सहमति लेनी पड़ती है इस संशोधन को करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आर्टिकल 368 को अच्छे से समझाया हूँ। अब देख लेते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन तीनों संशोधन के प्रावधान में से कौन से संशोधन को किया जाएगा जिससे भारत को हिंदू राष्ट्र की मान्यता मिल जाएगी। तो अब देखिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से मतलब है कि अपने पूरे भारत को एक हिंदू राज्य मान्यता दी जाए। तो इसका इफेक्ट तो कोई एक राज्य पे पड़ेगा नहीं, अपने भारत के सारे 28 के 28 राज्य हैं उन पर भी ना इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस संशोधन को करने के लिए तीसरे वाले प्रावधान से संविधान में संशोधन किया जाएगा। मतलब कि 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, इसके द्वारा अपने संविधान में संशोधन किया जाएगा। और अगर यहाँ से ये प्रस्ताव पास हो जाता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, अभी और आगे एक और प्रोसेस है जो कि है भारत की न्यायपालिका, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। अगर वो इस प्रस्ताव को पास कर देगी तो भारत सच में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और जिन लोगों को तकलीफ है हिंदू राष्ट्र बनने से, वो लोग ऐसे टक 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 देखते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब घबराइए मत। पहला नंबर तो ये 2/3 बहुमत लाने में सरकार को अपने विपक्ष का भी सहायता लेना पड़ता है, और प्लस में 28 राज्य में से 14 राज्य की विधानसभा से उस प्रस्ताव को पास करवाना होगा, तब जाकर ये हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव पास तो हो जाएगा। लेकिन ये जब न्यायपालिका के पास जाएगा
जाएगा तो भारत की जो न्यायपालिका है ना वो लास्ट डिसीजन ले सकती है कि इस प्रस्ताव को लागू किया जाए या इसको फाड़ चीर कर फेंक दिया जाए। तो 99% चांस है कि भारत की जो न्यायपालिका है इस प्रस्ताव को फाड़ चीर कर फेंक देगी। काहे कि देखिए जो पंथ निरपेक्ष है वो भी तो गलत नहीं है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, बस ये लोग ऐसे ही वोट के लिए फेंक रहे हैं इधर उधर। लेकिन एक चीज थोड़ा सा हम इमेजिन करके देख लेते हैं कि तब क्या होगा जब एक पार्टी की केंद्र में सरकार होगी और उसका 2/3 बहुमत भी होगा और प्लस में आधे से अधिक राज्य भी होगा और उस सरकार की आर्टिकल 368 को हटाने के लिए ही संशोधन कर दे और सारे जगह से पास करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस आर्टिकल 368 को हटा दिया जाए, तब क्या होगा? तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो पार्टी अभी सरकार में है ना वो तो सबसे पहले संशोधन करके जो भारत की न्यायपालिका है उसकी शक्ति कम कर देगी, मतलब की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कम कर देगी। उसके बाद जो भारत में चुनाव होता है वो 5 साल के बदले 100 साल कर देगी, कहेगी 100 साल के बाद एक बार चुनाव होगा और उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। किससे संशोधन कीजिएगा? आर्टिकल 368 से ही संशोधन होता है संविधान में और उसको ही हटा दिया तो आप कैसे चेंज करवाइए? न्यायपालिका के पास जाइएगा, न्यायपालिका की शक्ति खुद ही कमजोर है। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया आपको, हमारी जो न्यायपालिका की शक्ति है ना उसको किसी भी हाल में कम नहीं होने देना है। चाहे कोई भी नेता आकर कितना भी भाषण दे कि आपके विकास में भारत की न्यायपालिका रुकावट लगा रही है, ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता। बता दूं मैं आपको, ऐसा वो इसलिए बोलते हैं कि न्यायपालिका की शक्ति को थोड़ा कम करेंगे, उसके बाद 50-60 साल तक एक ही पार्टी की सरकार रहेगी और एक ही पार्टी की सरकार रहेगी तो समझ लीजिए कितना काटेगा वो हमारा, उसका कोई हद नहीं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को समझे होंगे, अगर समझे हो तो बाय, अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं।